नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है उसका पहला आपके लिए मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस सेट आपको बताया जा रहा है। ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा, 20 नंबर का होता है। इसमें से आपको पास होने के लिए 8 नंबर की आवश्यकता होती है, यानी 40% आपको लाना हर पेपर में अनिवार्य है। एक चीज़ आप लोगों को करना है कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का, उसको आप लोग ज्वाइन करें। उस पर आपके लिए रेट के नोट्स आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा हर क्लास के, और साथ ही साथ आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियोस भी आपको कंटिन्यूस मिलती रहेंगी इसी चैनल पर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के किस राज्य में मिड डे मील योजना जो है वो सबसे पहले लागू की गई थी। कहाँ पर ये प्रारंभ की गई थी मिड डे मील कार्यक्रम? तो आंसर होगा आपका तमिलनाडु के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है कि किस आकस्मिक घटना में टैनिक अम्ल का घोल उपयोग किया जाता है? तो साथियों, टैनिक अम्ल का जो घोल है वो किसी व्यक्ति के आग से जलने झुलसने पर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक फूल दो माली खेल में दो बालकों के बीच में क्या होता है? तो एक फूल दो माली जो खेल है उसमें बच्चों के बीच में, दो बच्चों के बीच में क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिशन होता है, यानी होड़ होती है। ओके। सूर्य नमस्कार में अवस्थाओं यानी आसन की मुद्राओं की संख्या कितनी होती है? तो सूर्य नमस्कार के अंदर अवस्थाओं की संख्या है 12, आप लोगों को याद रखनी है। पांचवा क्वेश्चन है, खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो जिम्नास्ट को कहा जाता है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, पोषण के घटक कौन कौन से हैं? तो पोषण के 6 घटकों के नाम आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये अपने 6 घटक है पोषण के तत्व में पूछे जाए तो। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जेब्रा लाइन किसे कहते हैं? चौराहे को पार करते समय पैदल चलने वाला जेब्रा चिन्ह स्थल से होकर के गुजरता है। कोई भी पदयात्री होता है पैदल चलने वाला, वो चौराहे को जब पार करता है तो जेब्रा लाइन के स्थल, जेब्रा चिन्ह स्थल से गुजरता है, और ये जो जेब्रा चिन्ह स्थल है वो जेब्रा लाइन कहलाती है। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है? तो वृद्धि का संबंध वजन और आकार से होता है, शरीर के बढ़ने से होता है, जबकि विकास का संबंध क्या होता है? उसके सर्वांगीण विकास से होता है। जैसे बच्चे का सामाजिक विकास, मनो लैंगिक विकास, ये जितने भी विकास होते हैं चहुमुखी विकास कहने का मतलब ये। वृद्धि पैदा होने से लेकर के वयस्क होने तक रहती है, जबकि विकास जो होता है वो पूरे जीवन भर तक, यानी मरते दम तक चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर प्राणिधान क्या है? सृष्टि के रचनाकार व संचालक, सर्वशक्तिमान प्रभु को सर्वव्यापी एवं सर्वोपरि मानना तथा अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी आराधना के माध्यम से अपना सर्वस्व समर्पित करना प्राणिधान कहलाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका आता है 10वां, कबड्डी में लोना की अवधारणा बताइए। लोना किसे कहते हैं? लोना किस पक्षी को मिलेगा या किसको मिलेगा? कबड्डी में कोई एक पक्ष एक या दो खिलाड़ी कम रहने पर मैच प्रारंभ कर सकता है, लेकिन जब उस पक्ष के सभी खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो अनुपस्थिति में जो अनुपस्थित खिलाड़ी होते हैं वो भी आउट माने जाते हैं। तो इस स्थिति में विपक्षी दल होता है उसको लोना मिलता है। क्या मिलता है? लोना। क्वेश्चन 11वां है, खुशहाली से आप क्या समझते हैं? तो खुशहाली जीवन की एक अवस्था है जिसमें बच्चा मानसिक तौर पर स्वस्थ, आनंदित तथा समन्वित महसूस करता है। खुशहाली से तात्पर्य एक बच्चे का स्वयं के व्यवहार, संवेगों तथा जीवन की विभिन्न गतिविधियों में संतुलन बना करके उनके प्रति सहमति प्रकट करता है। एक बच्चे की अवस्था विभिन्नताओं से युक्त होती है, उसमें जीवन के हर क्षण में नए नए अनुभव, मूल्यों का समावेश होता है, और उन्हीं तत्वों के से बच्चे को संतुष्टि प्रदान होना ही क्या कहलाता है? खुशहाली कहलाता है। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि कृमि क्या है? कृमि एक रोग है, क्या है ये बताना आपको। इससे बचाव के उपायों का उल्लेख करते हुए कृमि नियंत्रण के सकारात्मक प्रभाव को बताइए। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मोच या खिंचाव क्या है और इसके लक्षण बताते हुए इसके उपचार की विधि बताइए। तो मोच के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। मोच क्या है कि लिंगामेंट का जो खिंचाव होता है, लिंगामेंट का टूटना मोच कहलाती है। बारीक धागे नुमा वस्तु जो अस्थि के सिरों को बांधे रखती है, जब भी शरीर के किसी जोड़ पर उसकी क्षमता के कोण से अधिक दबाव पड़ता है तो उस स्थिति में उस भाग पर लिंगामेंट में खिंचाव आ जाता है, और कभी कभी यह कुछ संख्या में टूट भी जाते हैं। तो ये हो गया मोच। इसके लक्षण की बात करें तो चोटग्रस्त हिस्से पर सूजन आ जाती है, हलचल में कठिनाई होती है, चोट वाला भाग निष्क्रिय भी हो सकता है, और त्वचा का नीला रंग भी पड़ जाता है। उपचार की बात करते हैं। उस अंग को आरामदायक, जो अंग है जहाँ पर चोट आई है
उस अंग को आरामदायक स्थिति में रखें। 72 घंटों तक ठंडा उपचार करें और उसके बाद गर्म उपचार करना चाहिए। प्लास्टिक की थैली में थोड़ा पानी लेकर के उसमें बर्फ़ डाल दें। चोट वाले स्तर पर कुछ समय तक रखें उसको, और प्रत्येक घंटे या 2 घंटे में ठंडे पानी की थैली रखते रहें। तो ये इसका उपचार हो गया। क्वेश्चन हमारा 13वां है, देखिए, जूडो के नियम और फावड़े का उल्लेख। जूडो के नियम क्या है, नहीं प्रतियोगिता के नियम बताइए। जूडो प्रतियोगिता के नियम देखो। प्रतियोगी एक दूसरे से 4 मीटर दूर आमने सामने खड़े होते हैं तथा एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं। जैसे ही रेफरी हाजी में कहता है, मुकाबला शुरू हो जाता है। प्रतियोगी यदि नियम भंग करता है तो मैच के परिणाम पर असर पड़ता है। प्रतियोगिता का मूल्यांकन दाव मारने की तकनीकी व गिराने की तकनीकी पे आधार पर किया जाता है। यदि एक प्रतियोगी तो 1 अंक प्राप्त होता है तो वह जीत जाता है, और 1 अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में दिया जाता है। अब आप देखिए कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जिसमें 1 अंक मिलता है खिलाड़ी को। विरोधी को गद्दे से ऊपर उठा करके कंधे तक ले जाया जाता है तो उस स्थिति में 1 अंक मिलता है। अच्छा प्रभावी जकड़ करने पर या आधा मिनट तक उस जकड़ को बनाए रखता है कोई खिलाड़ी तो उस स्थिति में उसको 1 अंक मिलता है। काफ़ी ताकत से अगर विरोधी को नीचे गिरा दिया जाता है तो भी उस स्थिति में 1 अंक मिलता है। अब हम बात करते हैं फाउल। फाउल किस किस कंडीशंस में होता है, ठीक है ना। फाउल के नियम क्या है। विरोधी जूड़े के शरीर को अगर गलत तरीके से पकड़ता है या खींचता है तो उस स्थिति में खिलाड़ी को फाउल माना जाता है। पोशाक, दूसरे की पोशाक को अगर गलत तरीके से पकड़ते खींचते हैं तो भी फाउल करार दिया जाता है। रक्षात्मक रुख अगर हम अपनाते हैं खेल के अंदर तब भी फाउल माना जाता है। अपशिष्ट बात बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, तब भी फाउल माना जाता है। अपमानजनक मुद्राएं अगर हम खेल में बनाते हैं तब भी फाउल माना जाता है। और विरोधी के मुंह की ओर हाथ या पैर अगर हम सीधे डायरेक्ट मारते हैं तब भी वो खिलाड़ी फाउल माना जाता है। अब आपको अथवा में क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत अच्छे आपके पॉइंट हैं। यहाँ पर बात करूँगा कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका मतलब आपको समझाना है। जैसे कॉर्नर किक, कॉर्नर किक ये क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। पेनल्टी किक ये क्या होता है। ऑफ साइड ये भी क्या होता है। ट्राई क्रैकर और थ्रो इन, ये 5 आपको मैंने शब्द दिए हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 14वां देखिए, शिक्षण विधियाँ क्या है। शिक्षण विधियाँ क्या है, शारीरिक शिक्षण में शिक्षण विधियों का महत्व क्या होता है। तो देखिए शिक्षण विधि कौन कौन सी है, जैसे आदेश विधि, प्रदर्शन विधि, ठीक है ना, और अंश पूर्ण विधि, अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ये डबल लिखा हुआ आ गया भाई, है ना। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियों का महत्व। तो इसका पहला महत्व है योग्य पद्धतियों का प्रयोग। विषय को छात्रों के समक्ष किस प्रकार से रखना है जिससे उन्हें कम परिश्रम से अधिक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। इसे ध्यान में रखकर शिक्षक को अध्यापन करते समय योग्य पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है विषय को सरल बनाना। योग्य पद्धतियों को चुनकर उन्हें सुचारू रूप से विषय को सरल बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3 है उचित वातावरण। कोई भी विषय पढ़ाना है तो ऐसी विधि का प्रयोग करें जिससे उचित और योग्य वातावरण बन सकें, इससे छात्र जागरूक होंगे। चौथा है प्रभावशाली पद्धति। शिक्षक सही शिक्षा पद्धति का चुनाव करके अपने विषय को प्रभावशाली बना सकता है। और अगला है कक्षा नियंत्रण। योग्य पद्धति जो सरल तथा सुगढ़ हो, उसको पढ़ाने से छात्रों में रुचि का निर्माण होता है, जिससे कक्षा में शिक्षक नियंत्रण स्थापित कर सकता है। 6वां है विषय की समय की बचत। योग्य विधि के चुनाव से समय की बचत भी हो सकती है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखना है, खेल से क्या आशय है और खेलने से कौन कौन से लाभ होते हैं भैया, याद रखेंगे आप लोग। अब आइए अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कुपोषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके लक्षण लिखिए। कुपोषण का अर्थ देखिए, भोजन की गुणवत्ता कम होने पर कुपोषण कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि अगर भोजन में सभी पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो तो वो कुपोषण कहलाता है। अर्थात अपर्याप्त पोषण का भोजन लेने से 1 या 2 पोषक तत्वों की कमी रहती है। जब हमारे भोजन में ऐसे पोषक तत्वों की कमी होती है जो हमारे शरीर की वृद्धि और रक्षा में सहायक होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। कुपोषण की पहचान कैसे करेंगे। कुपोषण की वजह से इस बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है और बच्चे अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे रिकेटस रोग हो जाता है, रक्तहीनता हो जाती है, बेरी रोग हो जाता है, पेलेग्रा रोगी बन जाता है, रतौंधी होता है, स्कर्वी होता है, एडिशन रोग, घेंगा रोग, बंध्यता रोग, इतने सारे रोग हो जाते हैं कुपोषण की वजह से। अब कुपोषण के लक्षण देखिए, बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है,
वे अपनी आयु के बच्चों से थोड़े कमज़ोर दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, चेहरे पर चमक नहीं रहती, आंखें सुस्त और चेहरा पीलाड़ सा पड़ जाता है। ऐसे बच्चों का वजन व ऊंचाई उनकी आयु के हिसाब से बहुत कम हो जाती है। अथवा में आपको प्रश्न याद रखने हैं, 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। बालकों को स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन सी स्वच्छता संबंधी आदतों का निर्माण करना चाहिए। और सेकंड है पोषण किसे कहते हैं। पोषण के विभिन्न घटक जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, ठीक है, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, जल और विटामिन, इनके बारे में, इन घटकों के बारे में आपको विस्तार से याद रखना निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाए तो। और उनमें से आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, प्रोटीन के कार्य बताइए, वसा के कार्य बताइए, ठीक है, प्रोटीन को हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, अगर विटामिन ए की बात करेंगे ना, तो विटामिन ए से होता है रतौंधी रोग, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट में पूछा है। बी से होता है बेरी बेरी, ठीक है ना, बी से बेरी बेरी। सी से होता है अपना रिकेटस, ठीक है ना। विटामिन डी की कमी से होता है क्वाइस्क्योर, कौन सा रोग होता है, क्वाइस्क्योर, ठीक है ना। तो ये अपने को याद रखने इस तरीके से। और विटामिन ई अगर की कमी हो जाती है, विटामिन ई की कमी, विटामिन ई की कमी से हमारे चेहरे की चमक कम हो जाती है, ठीक है ना, चेहरे की चमक कम हो जाती है, ध्यान रखना आप लोग। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने बताए, आशा करता हूँ कि आपको ठीक ठाक लगे होंगे। आप पढ़ के थोड़ा सा रिवीजन करके ज़रूर जाएँ। धन्यवाद।